नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लासों में हमने प्रस्तावना के बारे में अध्ययन किया और उसमें हमने जाना कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना को याद करने की हमने कोशिश की। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्दों की हमने चर्चा की। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के संबंध में विवाद, यानी सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन, प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना के स्रोत और प्रस्तावना का महत्व। तो अपना आज का टॉपिक है प्रस्तावना के संबंध में विवाद। प्रस्तावना के संबंध में विवाद या सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और काफी बार प्रश्न पूछा भी जाता है। यहां ऑटोमेटिक 3 प्रश्न बनते हैं अपने आप में। सबसे पहले मैं प्रश्नों की चर्चा करूं। पहला जो प्रश्न है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? दूसरा प्रश्न जो है, क्या संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है? क्या संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है? कर सकती है। तीसरा जो प्रश्न है वो है, अब तक कितनी बार संशोधन किए गए? अब तक कितनी बार संशोधन किए गए? काफी इंपॉर्टेंट है तीनों ही प्रश्न कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या संसद इसमें संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती, या फिर तीसरा है कि अगर संशोधन कर सकती है तो अब तक कितनी बार संशोधन किए गए, क्या जोड़ा गया, क्या घटाया गया। अब इन 3 प्रश्नों को हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक वाद के संबंध में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, प्रश्न उठा 1960 में। 1960 में पहली बार ऐसा जो प्रश्न था, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, ऐसा प्रश्न 1960 में पहली बार उठा बेरुवाड़ी वाद में। बेरुवाड़ी वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय में प्रश्न आया कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या संसद इसमें संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया कि प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, नहीं है। यानी बेरुवाड़ी वाद में जब सर्वोच्च न्यायालय के पास आया फिर विवाद, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिसीजन दिया गया कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। हालांकि यह संविधान निर्माताओं का आशय स्पष्ट करती है, आशय स्पष्ट करती है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस वाद में कहा गया। यानी बेरुवाड़ी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग तो नहीं है, लेकिन जहां कहीं पर संविधान के कुछ शब्द अस्पष्ट है, उनको स्पष्ट करने का कार्य कौन करती है? प्रस्तावना करती है।
यह संविधान निर्माताओं का आशय स्पष्ट करती है। तो ध्यान रखना, काफी बार प्रश्न आता है कि कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। तो साफ साफ आंसर है बेरुवाड़ी वाद 1960। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, लेकिन क्या कहा कि जहां कहीं पर संविधान की भाषा शैली अस्पष्ट है उसकी व्याख्या करने में प्रस्तावना सहायक का काम करती है। यह संविधान निर्माताओं का आशय स्पष्ट करती है। फिर उसके बाद दूसरा और महत्वपूर्ण जो वाद था वो था 1973 में केशवानंद भारती वाद। 1973 का केशवानंद भारती वाद 1973। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिसीजन दिया गया कि अन्य संविधान की भांति प्रस्तावना को भी संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अपनाया गया है, इसलिए प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने पूर्व निर्णय को पलट दिया गया और क्या कहा कि अन्य संविधान की भांति प्रस्तावना को भी संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा अपनाया गया है, इसलिए प्रस्तावना संविधान का भाग है। कौन से वाद में कहा यह? केशवानंद भारती वाद में। साथ ही इसमें कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद इसमें संशोधन कर सकती है। संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, ऐसा इसमें कहा गया। न केवल सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, बल्कि क्या कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद है इसमें संशोधन भी कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। यानी केशवानंद भारती वाद जो अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वाद है, इसमें अब तक की सबसे बड़ी न्यायिक पीठ बनाई गई, 13 न्यायाधीशों की पीठ बनाई गई। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिसीजन दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, साथ ही संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं कर सकती। मूल ढांचा क्या है? संविधान की मूलभूत विशेषताएं, जैसे संसदात्मक व्यवस्था है, पंथ निरपेक्षता है, मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में आपसी संबंध है। यह सब क्या है? संविधान के मूल ढांचे। तो इसमें केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को इसमें संशोधन का अधिकार तो दिया, लेकिन साथ ही मूल ढांचे का प्रतिबंध लगा दिया। यानी प्रस्तावना में जो प्रावधान है वो मूल ढांचे में जो प्रावधान शामिल है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, बाकी प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। कहने का मतलब क्या है? प्रस्तावना में केवल सकारात्मक संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना में केवल सकारात्मक संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। सकारात्मक संशोधन का मतलब क्या है कि संसद अगर प्रस्तावना में संशोधन करती है तो उसमें कुछ जोड़ सकती है, कुछ घटा नहीं सकती।
क्योंकि प्रस्तावना में निहित प्रावधान है वो संविधान के मूल ढांचे के हिस्से हैं। तो यहां पर आपको तीनों प्रश्नों के आंसर मिल गए होंगे इस बात से। पहला जो अपना था, हमने 3 प्रश्नों की चर्चा की थी प्रस्तावना के विवाद के संबंध में कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा, संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती, और अब तक कितनी बार संशोधन किया गया। तो यहां पर 2 प्रश्नों के आंसर तो अपने सामने है। पहला, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो बेरुवाड़ी वाद में तो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारती वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा अपना प्रश्न क्या था, क्या संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद में क्या कहा कि यस, संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। तो इसका आंसर भी क्या है, हां, यानी संशोधन कर सकती है, लेकिन केवल सकारात्मक संशोधन कर सकती है, प्रस्तावना में जोड़ सकती है, कुछ घटा नहीं सकती। और तीसरा प्रश्न अपना था कि अब तक कितनी बार संशोधन किए गए, तो इसका है अब तक केवल 1 बार संशोधन किया गया, केवल 1 बार संशोधन किया गया। 42वें संशोधन, 42वें संशोधन 1976 द्वारा, जो 1 अप्रैल 1976 को लागू हो गया, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला जो शब्द था वो था समाजवाद, पहला जो शब्द था समाजवाद। दूसरा जो शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। और तीसरा जो शब्द जोड़ा गया अखंडता, अखंडता। यानी प्रस्तावना में अब तक के केवल 1 बार संशोधन किया गया है, केवल 42वां संशोधन 1976, और इसके माध्यम से प्रस्तावना में केवल सकारात्मक संशोधन किया गया है, नकारात्मक संशोधन नहीं किया गया। प्रस्तावना में ये 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द थे मूल संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। ये कब जोड़े गए, 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। तो तीनों प्रश्नों के आंसर क्लियर है। अब एक बार सारे के दोबारा से रिपीट करते हैं। प्रस्तावना के संबंध में विवाद, पहली बार 1960, बेरुवाड़ी वाद 1960। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिसीजन दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन ये अगर संविधान की भाषा शैली कहीं पर अस्पष्ट है तो उसको व्याख्या करने का काम किसका है, प्रस्तावना का। यानी कि ये संविधान निर्माता सदस्य थे, उनके आशय को स्पष्ट करने का काम करती है। ऐसा तो कौन से वाद में कहा गया, बेरुवाड़ी वाद में कहा गया। साथ ही दूसरा था केशवानंद भारती वाद 1973। इसमें न केवल सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, बल्कि कहा कि 368 के तहत संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन किसको नहीं बदल सकती, मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। इसके बारे में हम विस्तृत मूल अधिकारों वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे। इसमें कहा कि मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। तीसरा फिर अपना था कि अब तक कितनी बार संशोधन किया गया, तो ध्यान रखना अब तक कितनी बार किया गया, केवल 1 बार संशोधन किया गया है। कौन सा, 42वां संशोधन 1976। इसमें प्रस्तावना में कुछ घटाया नहीं गया है, बल्कि 3 नए शब्द जो पहले नहीं थे उनको जोड़ा गया है। एक तो समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्षता और तीसरा अखंडता। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, या 42वें संशोधन 1976 द्वारा कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया, प्रस्तावना में कौन सा संशोधन किया गया। इस टाइप के काफी बार प्रश्न आते हैं। तो ध्यान रखना प्रस्तावना में केवल 1 बार 42वां संशोधन 1976 किया गया, और उसमें 3 नए शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जोड़े गए। आगे बढ़ते हैं।
तो एक टाइप हो गया अपना प्रस्तावना के संबंध में विवाद। इसमें दोनों वाद को आपको विस्तृत बेहतरीन तरीके से याद रखना है, काफी बार प्रश्न आता है। और केशवानंद भारतीवाद के बारे में, मूल ढांचे के बारे में हम मूल अधिकारों वाले टॉपिक में ज्यादा चर्चा करेंगे। अगला है प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का महत्व, देखो प्रस्तावना है संविधान में, उसका महत्व क्या है? सबसे पहला जो महत्व है, ये शक्तियों का स्रोत बताती है। शक्तियों का स्रोत बताती है ये। इसके अलावा दूसरा है संविधान के उद्देश्य, वह दर्शनों का प्रतिनिधित्व करती है। दर्शनों का प्रतिनिधित्व करती है। और तीसरा इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो है भारत की विशेषता बताती है। भारत की विशेषता बताती है कि भारत एक कैसा राज्य है। और चौथा संविधान निर्माण की तिथि। संविधान निर्माण की तिथि बताती है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को शामिल करने का मूलभूत उद्देश्य क्या था, या प्रस्तावना का महत्व क्या है? पहली चीज, ये भारतीय संविधान की शक्तियों का स्रोत बताती है कि भारतीय संविधान की शक्ति कहां से आती है या इसको कौन प्रदान करता है। दूसरा, ये संविधान का उद्देश्य और दर्शनों का प्रतिनिधित्व करती है। ये बताती है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या है। और तीसरा, ये भारत की विशेषता बताती है कि भारत एक कैसा राज्य है। और चौथा, ये संविधान निर्माण की तिथि बताती है। पहले की चर्चा करें। देखिए, प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है, प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग शब्द से होती है। हम भारत के लोग। और पूर्व में हमने इस शब्द की चर्चा की। हम भारत के लोग शब्द की हम चर्चा करते हुए हमने देखा कि इस शब्द का अर्थ क्या है, कि यह संविधान है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा नहीं गया है, बल्कि जनता के द्वारा अपनाया गया है। इसलिए इस संविधान की शक्तियों का स्रोत कौन है? संविधान की शक्तियों का स्रोत किसे मानती है? ये जनता को मानती है। इस संविधान की शक्तियों का स्रोत कौन है? जनता। क्योंकि प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है कौन से शब्द से होती है? हम भारत के लोग शब्द से होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान की शक्तियों का स्रोत भारत की जनता है। भारत की जनता है। एक महत्व तो यह है प्रस्तावना का। अगली बात करें, प्रस्तावना है भारतीय संविधान के उद्देश्यों की भी व्याख्या करती है कि जो भारत का संविधान है इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है। यह बताती है कि संविधान का उद्देश्य न्याय की स्थापना करना है। किसकी स्थापना करना है? न्याय की। प्रस्तावना प्रत्येक नागरिक को 3 प्रकार का न्याय प्रदान करती है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इसके अलावा यह बताती है संविधान का उद्देश्य नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करना है। नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करना है। तो दूसरा इसका उद्देश्य है स्वतंत्रता प्रदान करना। प्रस्तावना है प्रत्येक नागरिक के लिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था करती है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना भारतीय संविधान का नेक्स्ट उद्देश्य बताती है समता की स्थापना या समानता की स्थापना पर बल देती है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए 2 प्रकार की समानता की व्यवस्था करती है: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रस्तावना संविधान का उद्देश्य निर्धारित करती है बंधुत्व है। बंधुत्व का मुख्य अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना।
इसका उद्देश्य क्या है बंधुत्व का? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। तो अगला जो प्रस्तावना का महत्व है वो क्या है? संविधान के उद्देश्य और दर्शनों का प्रतिनिधित्व करती है। ये बताती है कि भारतीय संविधान का मूलभूत उद्देश्य क्या है? न्याय की स्थापना करना, स्वतंत्रता की स्थापना करना, समानता की स्थापना करना, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की स्थापना करना भारतीय संविधान का उद्देश्य है। ऐसा कौन प्रस्तावना कहती है? नेक्स्ट जो प्रस्तावना का महत्व है वो भारतीय संविधान की विशेषता भी बताती है। प्रस्तावना की पहली लाइन को देखते ही कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कैसी, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। प्रस्तावना कहती है कि भारत एक संप्रभु राज्य है। भारत एक संप्रभु राज्य है जहां पर समाजवाद को अपनाया गया है। जहां पर समाजवाद को अपनाया गया है। यहां पर समाजवाद की अति साम्यवाद को नहीं अपनाया गया बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। यह पंथ निरपेक्षता को अपनाता है भारतीय संविधान। पंथ निरपेक्षता की यहां पर व्यवस्था की गई है। सभी धर्मों के साथ यहां पर समान व्यवहार किया जाता है। साथ ही अगली भारत की विशेषता बताती है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। यहां पर जनता का शासन है, किसी तानाशाह का शासन नहीं है। साथ ही प्रस्तावना भारत की विशेषता बताती है कि भारत एक गणतंत्र वाला राज्य है। भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है। प्रस्तावना बताती है भारत एक कैसा है? गणतंत्र राज्य है। यहां का सर्वोच्च पदाधिकारी है वो वंशानुगत नहीं है बल्कि यहां का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुना जाता है। तो ये प्रस्तावना के नेक्स्ट महत्व क्या है? यह भारतीय संविधान की विशेषता बताती है कि भारत एक संप्रभु राज्य है जो किसी के अधीन नहीं है बल्कि अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण स्वतंत्र है। प्रस्तावना बताती है कि भारत एक समाजवादी राज्य है। यहां पर लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है जो सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र पर भी बल देता है। प्रस्तावना बताती है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। यहां पर सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। प्रस्तावना बताती है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। यहां पर किसी तानाशाह का शासन नहीं है बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। प्रस्तावना बताती है कि भारत एक गणतंत्र है। यहां का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति है, वंशानुगत न होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट प्रस्तावना का महत्व है यह संविधान निर्माण की तिथि बताती है और प्रस्तावना में संविधान निर्माण की तिथि 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना के अनुसार संविधान निर्माण की तिथि कब है? 26 नवंबर 1949। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को संविधान का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था। ऐसा कौन कहती है? संविधान की प्रस्तावना बोलती है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 4 महत्व हैं। शक्तियों का स्रोत बताती है, भारतीय संविधान के उद्देश्य व दर्शनों का उल्लेख करती है, भारतीय संविधान की विशेषता बताती है और भारत संविधान निर्माण की तिथि बताती है 26 नवंबर 1949। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और प्रस्तावना में लास्ट प्रस्तावना के स्रोत पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक प्रस्तावना के स्रोत। कि प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण शब्द है या महत्वपूर्ण जो प्रावधान है
वो कहां से ग्रहण किए गए। काफी बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब सबसे बड़े स्रोत की बात करें, पहला जो है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा। संविधान सभा में रखा। 22 जनवरी 1947 सभा ने स्वीकार किया। सभा ने इसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया गया। वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव था क्या? इसमें भावी संविधान के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे कि देश का संविधान का जो निर्माण है वो किस दिशा में करना है, यहां पर कौन सी शासन व्यवस्थाएं अपनानी है, नागरिकों के कौन से अधिकार होने चाहिए, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, इन सब का उल्लेख इसमें किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव में। और बाद का जो संविधान का निर्माण करना था वो इसके आधार पर ही करना था। यह उद्देश्य प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको रखा गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। अब संविधान का निर्माण था वो इसी के आधार पर आगे किया गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जब संपूर्ण संविधान लागू हो गया, संपूर्ण संविधान लागू होने के बाद संशोधित रूप में प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। यानी जब संपूर्ण संविधान लागू हो गया था, भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव में थोड़ा बहुत संशोधन करके प्रस्तावना के रूप में अपना लिया गया। तो प्रस्तावना का जो पूर्व आधार था वो क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। तो सबसे बड़ा स्रोत उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है। इसी को संशोधित करके प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। तो इसके बारे में याद रखना आपको, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा की 5वीं बैठक में रखा गया। 5वीं बैठक में रखा गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और जब देश का पूरा संविधान लागू किया जा चुका था, उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव को संशोधित करके प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। एक एग्जाम में याद तो नहीं है, प्रश्न आया था कि प्रस्तावना को संविधान में कब अपनाया गया। अब दो ऑप्शन थे उसमें, 26 जनवरी 1950 और दूसरा था संपूर्ण संविधान लागू होने के बाद। तो ध्यान रखना, अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को ही, लेकिन संपूर्ण संविधान लागू होने के बाद प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया गया। तो सबसे बड़ा स्रोत है वो तो क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट बात करें, अगला जो स्रोत है प्रस्तावना की भाषा शैली। प्रस्तावना की भाषा शैली या प्रस्तावना में निहित भावना यह ग्रहण की गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है,
बंधुत्व का आदर्श, बंधुत्व का, सॉरी, नेक्स्ट जो है हम भारत के लोग शब्द, हम भारत के लोग शब्द था अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। नेक्स्ट है न्याय का आदर्श, न्याय का आदर्श, ये पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व का आदर्श, बंधुत्व का आदर्श, ये फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस के संविधान से भी बोल सकते हो। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था, तो फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस का संविधान आप बोल सकते हो, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व का आदर्श। नेक्स्ट गणतंत्र, गणतंत्र था, यह भी कहां से ग्रहण किया गया, फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया। तो इस प्रकार ये आपको प्रस्तावना के स्रोत याद रखने हैं, काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तो क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था, 5वीं बैठक में संविधान सभा के समक्ष रखा, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। अब यही उद्देश्य प्रस्ताव था, संपूर्ण संविधान लागू होने के बाद प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। फिर उसके बाद आपको याद रखना है प्रस्तावना की जो भावना है या भाषा से लिया है वो तो कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हम भारत के लोग शब्द है वो कहां से ग्रहण किया गया, अमेरिका से ग्रहण किया गया। न्याय का जो आदर्श है वो है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। ध्यान रखना पूर्व सोवियत संघ था, उसमें साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया, और साम्यवादी व्यवस्था है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पर मुख्यतः बल देती है। तो न्याय का जो आदर्श था वो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है वो फ्रांसीसी क्रांति से स्वीकार या फ्रांस के संविधान से स्वीकार किया गया। और गणतंत्र का आदर्श है वो भी कहां से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। आपकी प्रस्तावना वाला टॉपिक है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। एक बार संपूर्ण प्रस्तावना को हम दोहरा लेते हैं। प्रस्तावना में हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्रस्तावना वास्तव में है क्या। प्रस्तावना संविधान का परिचय है, संविधान का सार है, संविधान का संक्षिप्त रूप है, संविधान की कुंजी है, या यूं कहे कि संविधान की आत्मा है। N.A. पालकी वाला प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, तो K.M. मुंशी थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा। उसके बाद में ठाकुर दुर्गादास भार्गव है, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी। फिर हमने प्रस्तावना को याद करने की कोशिश की। प्रस्तावना को याद करने का एक निश्चित तरीका, और उसको आपको 2 या 3 बार दोहराना है, आसानी से प्रस्तावना याद हो जाएगी। सबसे पहले आपको फर्स्ट लाइन याद करनी है। पहली लाइन, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। फिर उसके बाद आपको देखना है न्याय कितने प्रकार का, 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। फिर आपको देखना है स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर आपको देखना है समानता कितने प्रकार की, 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। फिर आपको देखना है बंधुत्व का जो आदर्श है उसका उद्देश्य क्या है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। और लास्ट में आपको संविधान निर्माण की तिथि 26 नवंबर 1949। इसके बाद में हमने अलग अलग शब्दों की चर्चा की। पहला जो शब्द था
हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या है कि यह संविधान ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा नहीं गया है, बल्कि भारत की जनता द्वारा अपनाया गया है। संविधान की शक्तियों का स्रोत जनता है, इसलिए भारत में संप्रभु कौन है? जनता। फिर हमने संप्रभुता शब्द की चर्चा की। प्रस्तावना कहती है कि भारत एक संप्रभु राज्य है जिसकी संप्रभु शक्ति जनता में निहित है, यानी भारत में लोकप्रिय संप्रभुता को अपनाया गया। फिर उसके बाद हमने समाजवाद की चर्चा की। समाजवाद में पढ़ा हमने कि न तो भारत ने पूर्णतः पूंजीवाद को अपनाया, न पूर्णतः समाजवाद को अपनाया, दोनों का मिला जुला रूप यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया। इसलिए भारतीय जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। फिर उसके बाद हमने पंथ निरपेक्षता की बात की कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, क्योंकि यहां पर राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है। फिर उसके बाद में हमने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की। भारत लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है। यहां पर जनता का शासन है। गणतंत्र का मतलब कि यहाँ का राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुना जाता है, वंशानुगत नहीं है। फिर हमने न्याय की चर्चा की कि भारत में प्रस्तावना है प्रत्येक नागरिक को 3 प्रकार का न्याय देती है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। फिर हमने स्वतंत्रता की चर्चा की। प्रस्तावना है 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद में हमने बंधुत्व के आदर्श था उसके उद्देश्य की बात की। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना में जो बंधुत्व का आदर्श है उसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। और फिर हमने लास्ट लाइन की बात की कि प्रस्तावना है वो संविधान निर्माण की तिथि भी बताती है, 26 नवंबर 1949। फिर उसके बाद हमने आज की क्लास में चर्चा की प्रस्तावना के संबंध में विवादों को लेकर कि प्रस्तावना के संबंध में 3 विवाद अब तक 3 प्रश्न अपने आप में बनते हैं ये कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, अब तक कितनी बार संशोधन किया गया। और इसको हमने सर्वोच्च न्यायालय के वादों के रूप में पढ़ा। जो सर्वोच्च न्यायालय के वाद है, पहला जो वाद है वो है बेरुवाड़ी वाद। बेरुवाड़ी वाद 1960। इसमें हमने पढ़ा प्रस्तावना, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन प्रस्तावना संविधान सभा के सदस्यों का आशय स्पष्ट करती है, संविधान को समझने में सहायता देती है। लेकिन केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के डिसीजन को पलट दिया और प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और साथ ही कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। यानी प्रस्तावना में केवल सकारात्मक संशोधन किए जा सकते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन? केवल एक बार। 42वें संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे उसके बाद हमने प्रस्तावना के महत्व के बारे में बात की। इसके 4 महत्व हैं। शक्तियों का स्रोत बताती है, जनता को संविधान की शक्तियों का स्रोत मानती है, संविधान के उद्देश्य बताती है, दर्शनों का प्रतिनिधित्व करती है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, भारतीय संविधान की विशेषता बताती है, संविधान निर्माण की तिथि बताती है, और लास्ट में हमने प्रस्तावना के स्रोतों की चर्चा की। अगली क्लास में प्रस्तावना में बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं या प्रस्तावना में बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अब तक की एग्जामों में आए हुए हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।